नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं 2019 की 19 कहानियां। एक ऐसा शो जिसमें खबर और उसके पीछे की पूरी कहानी आपको समझाई जाती है, क्योंकि चुनावी मौसम में आधी अधूरी खबरें आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। 19 कहानियों में आज आपको हम दिखाएंगे कि कैसे चुनाव के दौरान नेताओं के बिगड़े बोल थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और पीएम मोदी के नामांकन को लेकर वाराणसी में क्या शाही तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही हम आपको दिखाएंगे आगे सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों ने कैसे चली है चिट्ठी वाली चाल। तो ये तमाम खबरें हम आपको एक एक कर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। और बड़ी खबर है, रामपुर से बीजेपी के उम्मीदवार जया प्रदा ने आजम खान पर निशाना साधा है। आजम खान होश में नहीं है, किसी की भी बलि ले सकते हैं। तो जया प्रदा ने आजम खान को लेकर ये टिप्पणी की, मुझे और पीएम को आजम खान गाली देते हैं, ये हमेशा देश के बंटवारे की कोशिश करते हैं। रामपुर से बीजेपी के उम्मीदवार है जया प्रदा और आजम खान पर उन्होंने टिप्पणी की। लग रहा है गोखला गए, वो कुछ भी बयान दे सकते हैं क्योंकि आदत से मजबूर है। वो नेताजी के खिलाफ भी वो बयान देते हैं, नेताजी को भी वो गाली देते हैं और आदरणीय मोदी जी को भी गाली देते हैं, जयाप्रदा को भी गाली देते हैं। तो ये बौखलाहट जो है वो कुछ भी बयान देने के लिए तैयार है। और मायावती जी को भी खास तौर उन्होंने छोड़ा नहीं, मायावती जी को भी खूब गाली देते हैं, फिर भी मायावती के जो गठबंधन में वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये इंसान वो अपने होश में नहीं है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। और जो अली बली का जो बातें हो रही है, ये किसके बलि देना चाहते हैं मुझे आइडिया नहीं है। ये देश के लिए नेता लोगों को बलि देना चाहते हैं या जयप्रदा को बलि देना चाहते हैं, पता। और लोकसभा चुनाव का अभी पहला राउंड ही निपटा है। नेताओं को चुनाव आयोग के धड़ाधड़ नोटिस मिलने भी शुरू हो गए हैं। यूपी में अली और बजरंग बली वाले विवाद में अब केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी भी घिर गई हैं। मेनका के एक भाषण को लेकर चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी गई है। मायावती ने देवबंद में अली के चाहने वालों से वोट मांगे। मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। तो मेरठ में योगी आदित्यनाथ ने बजरंग बली याद दिलाए। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। आजम नई चीज लाए, बजरंग और अली, बजरंग गली। अली और बजरंग एक है, बजरंग अली दो दुश्मन की गली। तो अब इसी कतार में मेनका गांधी भी खड़ी कर दी गई हैं। अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इतना मैं बता देती हूँ कि फिर दिल खट्टा हो जाता है। सुल्तानपुर के मुस्लिम इलाके में इस भाषण पर मेनका गांधी को जिले के डीएम ने नोटिस इशू किया है और चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेज दी गई है। इस मामले को चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया गया है, हम लोगों के स्तर पर भी। और इस मामले में जिलाधिकारी सुल्तानपुर से आख्या प्राप्त कर ली गई है। जिलाधिकारी सुल्तानपुर ने श्रीमती मेनका गांधी जी को कारण बताओ नोटिस भी दिया है। लेकिन मेनका गांधी ने सफाई देने में देर नहीं की। बोले कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे उन्हें मायावती की कैटेगरी में खड़ा कर दिया जाए। मैंने बहुत खुशी से ये बोला, मैंने कहा मैं जीती हूँ, ये तो आप लोग भी मानेंगे, मेरी पार्टी जीती हुई है। अगर आप मेरे साथ हिस्सा बनेंगे तो आप इस दाल पर छौंका बनेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वोटों के धार्मिक बंटवारे के आरोप में मेनका गांधी ही नहीं घिरी, बजरंग अली वाले जुमले पर आजम खान के नाम भी शिकायती पर्ची कट गई। उन्होंने जो भी कहा है ये मामला संज्ञान में आया है। इसमें तथ्यात्मक आख्या जिलाधिकारी से प्राप्त की गई है। इसको माननीय भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञानार्थ और अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया गया है। वहीं अली वर्सेस बजरंग बली पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब भेजा। सूत्रों के मुताबिक योगी ने लिखा, मैंने भगवान के नाम पर वोट नहीं मांगा। भगवान पर आस्था रखना आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, फिर भी भविष्य में ध्यान रखूंगा। इन सब के बीच बीजेपी के फायर ब्रांड उम्मीदवार साक्षी महाराज पर उन्नाव में वोटरों को खुलेआम धमकाने का केस दर्ज हो गया है। आरोप है कि साक्षी महाराज ने एक सभा में वोटरों को सीधे धमकाते हुए कहा, मैं एक सन्यासी हूँ और आपके द्वार भिक्षा मांगने आया हूँ। सन्यासी को जब भिक्षा नहीं मिलती तो वह गृहस्थी के पुण्य ले जाता है। आपने भी मना किया तो मैं अपने पाप आपको दे जाऊंगा। साक्षी महाराज ने सभा में शास्त्रों का भी हवाला दिया था और कहा था कि वो लोगों से उनकी धन दौलत नहीं
सिर्फ वोट ही मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को वाराणसी से लोकसभा का नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन से पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे पीएम। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वाराणसी पहुंचे और चुनावी तैयारियों पर उन्होंने एक बैठक ली। वाराणसी में पीएम मोदी के रोड शो को भव्य बनाने की बीजेपी की पूरी तैयारी है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल को काशी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस कार्यक्रम को बीजेपी ने ग्रैंड शो बनाने की जिम्मेदारी उठाई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 2019 के सबसे बड़े नामांकन की शाही रणनीति के लिए कल रात वाराणसी पहुंचे और प्रधानमंत्री के नामांकन को ऐतिहासिक बनाने के लिए टीम मोदी के साथ मंथन किया। इस मंथन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और यूपी के कई पदाधिकारी शामिल थे। अमित शाह ने काशी क्षेत्र के 14 जिलों में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के प्रभाव की समीक्षा भी की। प्रधानमंत्री के नामांकन कार्यक्रम के तहत बीजेपी की कोशिश होगी कि लाखों की भीड़ उनके कार्यक्रम में जुटाई जाए। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को वाराणसी में रोड शो कर सकते हैं और रोड शो के बाद प्रधानमंत्री गंगा आरती में भी हिस्सा ले सकते हैं और इसके बाद 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री काशी से नामांकन भर सकते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को नामांकन भरा था। सेना के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाकर राष्ट्रपति को पूर्व सैन्य अफसरों की कथित चिट्ठी पर अब विवाद शुरू हो गया है। दावा किया गया था कि चिट्ठी पूर्व सेना प्रमुखों और सैनिकों ने लिखी है, लेकिन अब कई पूर्व सैन्य अफसरों ने कहा है कि उन्होंने ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। खबर ये थी कि 150 से ज्यादा पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में चुनाव प्रचार में भारतीय सेना और जवानों की तस्वीर का विरोध किया गया है। कुछ ही देर में चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। इस चिट्ठी के जरिए दावा किया गया कि दावा नंबर 1, पूर्व सैनिकों के नाम से राष्ट्रपति को चिट्ठी भेजी गई। दावा नंबर 2, पूर्व सैनिकों की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। दावा नंबर 3, चिट्ठी में 3 पूर्व जनरल ने दस्तखत किए हैं। दावा नंबर 4, चिट्ठी में कुल 156 पूर्व सैनिकों के दस्तखत हैं। दावा नंबर 5, राष्ट्रपति भवन ने चिट्ठी मिलने से इनकार किया। राष्ट्रपति भवन से चिट्ठी न मिलने की खबर आने के बाद माना गया कि चिट्ठी की खबर गलत है, लेकिन उसके बाद पूर्व सैनिकों के बयान से जाहिर हो गया कि चिट्ठी को लेकर पूर्व सैनिकों के 2 गुट हैं। पूर्व आर्मी चीफ एसएफ रॉड्रिक्स और एयर चीफ मार्शल एनसी सूरी ने ऐसी किसी चिट्ठी के लिए अपनी सहमति से इनकार किया है। There is nothing new with what they publicize as fake news. Presumably, then you sell all this as a big scoop. पता नहीं, मैं इसके बारे कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ क्योंकि ये तो आदमी कौन है तो मेरे को पता नहीं। खत के लिए मेरी सहमति नहीं ली गई। चिट्ठी में जो कुछ लिखा है मैं उससे सहमत नहीं। हमारी राय को गलत ढंग से पेश किया गया। एक तरफ चिट्ठी को झूठा और फेक न्यूज बताने वाले आर्मी ऑफिसर हैं, तो दूसरी तरफ मेजर जनरल हर्ष कक्कड़ ने कहा है कि उन्होंने चिट्ठी को पढ़ने के बाद अपना नाम शामिल करने पर सहमति दी थी। चिट्ठी में नाम शामिल करने के लिए सहमति दी, चिट्ठी पढ़ने के बाद सहमति दी। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन पूर्व फौजियों का हवाला दिया जिन्होंने चिट्ठी के बारे में जानकारी से इनकार किया है। रक्षा मंत्री ने इस तरह की चिट्ठी की खबर फैलाने की निंदा की है। It is very worrying that if people's consent are not even being taken and fake letters, fake allegations are being signed by some vested interest groups. तो अब यहाँ पर सवाल ये कि क्या बिना पूर्व सैनिकों की सहमति लिए उनका नाम इस चिट्ठी में शामिल कर दिया गया और इसीलिए ये एक सियासी चिट्ठी बनकर रह गई है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, लौट के बाद